हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि। तो गाइस, अभी जो हम करेंगे वो आज है चैप्टर नंबर 13, जो कि है वित्त, और इस ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। गाइस, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, तो पार्ट 1 हम अभी करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा ये जो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों चलिए फिर हम क्या करते हैं, फटाफट अपने जो चैप्टर का नाम है वित्त, उसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है, ठीक है। तो गाइस चलिए फिर हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ लिखा है, वित्त मंत्रालय को संसाधन के अंतरण समेत सरकार के व्यय का नियमन करता है। और इस मंत्रालय में 5 विभाग हैं, और जिसके नाम है गाइस आर्थिक कार्य, व्यय, राजस्व, निवेश, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और वित्तीय सेवाएं। तो वैसे आगे लिखा है कि जो आपका वार्षिक वित्त विवरण, यानी कि जो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं बजट, उसके बारे में। तो लिखा है, संविधान का कौन सा आर्टिकल 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए क्या भारत सरकार की अनुमति, आय और अनुमानित आय और जो प्राप्तियां, आय अथवा प्राप्तियां अथवा व्यय का जो विवरण है वो संसद के सामने प्रस्तुत करना होता है। वार्षिक वित्त विवरण कहलाने वाला यह जो विवरण है बजट का मुख्य दस्तावेज सरकार की आय और भुगतान को 3 भागों में दिखाता है। एक तो हो गया आपका समेकित कोष, फिर एक हो गया आकस्मिक कोष, और तीसरा हो जाता है आपका लोक लेखा। ठीक है गाइस, समेकित को हम समेकित निधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी प्रकार का राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण, उसके द्वारा दिए गए ऋण की वसूली से जो भी प्राप्तियां होती हैं वो आपकी किस में होती है, समेकित कोष में, या संचित निधि, सॉरी। तो समेकित भी बोलते हैं इसको हम, संचित निधि भी बोलते हैं, तो इसमें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वैसे आगे लिखा है कि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब सरकार को संसद की अनुमति के बगैर ही क्या होता है, आपात या अप्रत्याशित व्यय करने पड़ते हैं। मतलब कि क्या, संसद की अनुमति के बिना। तो ऐसे व्यय के लिए क्या है, अग्रणीय पेशगी के रूप में राष्ट्रपति के अधीन क्या होता है, एक आकस्मिक कोष होता है। तो लिखा है, संविधान के अंतर्गत बजट में राजस्व खाते पर होने वाले व्यय को अन्य प्रकार के व्यय से अलग करना होता है। इसलिए सरकार का जो बजट है, पहला राजस्व बजट और दूसरा लिखा है पूंजी बजट से मिलकर बनता है। फिर गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे अनुदान मांग की। ठीक है, बजट में ही होता है अनुदान मांग। तो गाइस यहाँ लिखा है, समेकित कोष यानी कि संचित निधि से होने वाले व्यय के अनुमान जिन्हें वार्षिक वित्त विवरण में शामिल किया जाता है, और संसद में जिन पर मतदान होता है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार क्या होता है, अनुदान मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गाइस, जो भी खर्चा होने वाला होता है उसके लिए पैसा, उसके लिए हम क्या करते हैं, अनुदान की मांग करते हैं। तो गाइस 2 चीज़ होती है, एक अनुदान होता है, एक ऋण होता है, दोनों में अंतर होता है। जो ऋण होता है गाइस उसको चुकाना पड़ता है वापस, ठीक है। जो अनुदान होता है वो जो है आपका समेकित निधि से सरकार को वापस मिलता है, और समेकित निधि में उसे वापस डालना नहीं होता है। ठीक है, तो गाइस लिखा है, तो उसी को हम बोलते हैं अनुदान। तो लिखा है, सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय और विभाग के लिए एक अनुदान मांग रखी जाती है, किंतु बड़े मंत्रालय और विभागों के लिए क्या है, एक से अधिक मांगे रखी जाती हैं। बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए अलग से मांग रखी जाती है। तो दोस्तों आगे लिखा है, वित्त विधेयक। यहाँ लिखा है, वार्षिक वित्त विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करते समय संविधान के जो अनुच्छेद होता है क्या, 110(1)(a) की आवश्यकता पूरी करने वाले वित्त विधेयक को क्या है, प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर जो है लागू करने, समाप्त करने, माफ करने, परिवर्तित करने और क्या है उसका नियमन करने का विवरण होता है। अब बात करेंगे हम विनियोग विधेयक। तो इसमें लिखा है, अनुदान मांग पर लोकसभा में मतदान होने के बाद अनुमोदित राशि का क्या आहरण समेकित निधि यानी कि आपका जो आपका होता है संचित निधि से करने, तथा समेकित कोष पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का आहरण करने हेतु जो है हम क्या लाते हैं, विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद की अनुमति प्राप्त की जाती है। तो वैसे एक बार हम वापस चलते हैं, तो हमने जो छोड़ा है उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि मौद्रिक नीति समिति
वक्तव्य 2021-22। तो यह लिखा है कि 4 जून 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य यानी कि मॉनेटरी पॉलिटी स्टेटमेंट 2021-22 जारी किया है। RBI ने इसमें क्या है, नीतिगत दरों, आरक्षित नकदी अनुपात, निवल मांग और मियादी देयताओं को क्या है अपरिवर्तित रखा है। इस मौद्रिक नीति में चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो दर यानी कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इससे क्या है, क्रमशः 4% और 3.35% पर यथावत रखा गया है। जबकि सीमांत स्थायी जो आपका MSF होता है, सीमांत स्थायी सुधार दर होता है, और बैंक दर जो है आपका 4.25% पर अपरिवर्तित है, मतलब चेंज नहीं किया गया है। फिर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं उसके सांविधिक चल निधि अनुपात यानी कि SLR क्या 18% पर है गैस, और लिखा है अनुसूचित बैंक जो है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CIR, निवल मांग और क्या है मियादी देयताओं के 4% पर जो है यथावत रखा है, और मतलब NDTL का कितना 4% है। फिर यहाँ लिखा है कि 28 मई 2021 को भारत विदेशी मुद्रा भंडार गैस कितना है 598.2 बिलियन US डॉलर था। और फिर लिखा 2021-22 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कितनी है आपकी 5.1% रहने का अनुमान है। RBI गवर्नर ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने तथा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से अतिरिक्त उपायों की एक श्रृंखला की भी घोषणा की है। फिर लिखा है जो है परस्पर संपर्क वाले क्षेत्रों के लिए ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो रेपो रेट पर जो है 3 साल तक की अवधि के लिए 31 मार्च 2022 तक है 15,000 करोड़ रुपए की एक अलग जो है लिक्विडिटी यानी कि चल निधि विंडो क्या खोली जा रही है। इस योजना के तहत बैंक, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंटों, आपका टूर ऑपरेटरों, विमान सहायक सेवाओं, निजी बस ऑपरेटरों, फिर किराए पर कार सेवा प्रदाताओं, कार्यक्रम आयोजकों, स्पा क्लिनिक, ब्यूटी पार्लर, सैलून सहित अन्य सेवाओं को बैंक नए सिरे से ऋण सहायता दे सकती है। फिर लिखा 1 वर्ष तक की अवधि के लिए क्या है रेपो दर पर नए मॉडल और संरचनाओं के माध्यम से ऑन लैंडिंग पुनर्वित्त के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 16,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा, और ये सुविधा जो है आपका MSME की ऋण आवश्यकताओं को और अधिक सहायता एवं समर्थन देने के लिए, जिसमें ऋण की कमी वाले तथा आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। फिर लिखा है स्टेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि की गई है, और ये सुविधा सूक्ष्म लघु मतलब जो आपका MSME और लघु व्यवसाय तथा अपने कारोबार के लिए निजी रूप से ऋण लेने के लिए कुल जो अधिकतम ऋण सीमा है वो 25 करोड़ रुपए से कितनी 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। फिर लिखा है बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर प्रतिभूतियों के तहत जो है प्राधिकृत डीलर बैंक को सरकार में लेन देन के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि गैस ये होता है आपका विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है आपका यानी कि FPI की ओर से जो है मार्जिन रखने की अनुमति दी गई है, और ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के सामने आने वाली परिचालन बाधाओं को कम करेगा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा। फिर लिखा है क्लियरिंग हाउस अब सप्ताह के सभी दिनों पर उपलब्ध होगा, और ये जो है 1 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा, और बड़ी संख्या में लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का एक क्या है लोकप्रिय और प्रमुख तरीका होने के नाते जो है आपका NACH ठीक है NACH जो है राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह का एक क्या है कदम ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाएगा। चलिए दोस्तों, फिर हमने ये पढ़ लिया पूरा मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य 2021-22। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है जो 15वां वित्त आयोग है उसका गठन की बात करी गई है। तो इस यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि केंद्र और राज्य के मध्य वित्त जो होता है ना पैसे के बंटवारे पर क्या अपनी सिफारिशें देने के लिए क्या है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। और इसमें लिखा है कि जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के अंदर के तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या उस समय से
या उस समय से पूर्व यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वह क्या है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। फिर लिखा है इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब तक परंपरा यह रही है कि पिछले वित्त वर्ष के गठन की तिथि से 5 वर्षों के अंदर ही अगले वित्त वर्ष का गठन जो है कर दिया जाता है। अब 14वें वित्त आयोग की बात करेंगे, फिर 15वें की देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 14वां वित्त आयोग। लिखा है अब तक 14वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर क्या नाम है इसमें YB रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? आपका 2 जनवरी 2013 को हुआ था और इस आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2015 से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए थी। तो स्पष्ट है कि इस आयोग की जो सिफारिश है वित्त वर्ष 2019-20 तक के लिए थी। तो 14वें वित्त आयोग ने क्या है 15 दिसंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट क्या है राष्ट्रपति को सौंप दी थी। कब बनता है 2013 को। लिखा है 15वां वित्त आयोग। तो 15वें वित्त आयोग वित्त आयोग अधिनियम प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1951 के उपबंधों के साथ जो पठित संविधान के अनुच्छेद क्या लिखा है 281 के अनुसरण में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से क्या किया 27 नवंबर 2017 को क्या है 15वें वित्त आयोग का गठन कर दिया। तो 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता का कौन कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, NK सिंह कर रहे हैं। और लिखा है श्री सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव और क्या है पूर्व संसद सदस्य हैं। अब लिखा है वे वर्ष 2008 से 14 तक के बिहार के राज्यसभा के सदस्य भी थे, बिहार से। लिखा है जो आयोग है उसके अन्य सदस्य कौन कौन है? तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो हम गए सदस्यों के नाम देखते हैं। एक आपके हैं शक्तिकांत दास जो कि भारत सरकार के पूर्व सचिव थे, ये सदस्य। फिर डॉक्टर अनूप सिंह है, सहायक प्रोफेसर है आपके जॉर्ज टाउन सदस्य विश्वविद्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका से। फिर लिखा है डॉक्टर अशोक लाहिड़ी अध्यक्ष गैर कार्यकारी सदस्य अंशकालिक बंधन बैंक। फिर यहाँ लिखा है अंशकालिक है गाइस ये। और फिर लिखा है जो डॉक्टर राजेश चंद्र है आपके सदस्य नीति आयोग और अंशकालिक। और फिर लिखा है श्री अरविंद मेहता आयोग के सचिव होंगे। चलिए गाइस आगे देखते हैं। लिखा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से क्या है रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख, या फिर हम कह सकते हैं 30 अक्टूबर 2019 तक जो भी पहले हो अपना पद धारण करेंगे। तो ऐसे यहाँ लिखा है सिफारिश के विषय। तो लिखा है 15वें वित्त आयोग निम्नलिखित विषय के बारे में सिफारिश करेगा। केंद्र और राज्य के मध्य करों के शुद्ध आवागमों के वितरण और राज्य के बीच ऐसे आगमों के तत्व संबंधी भाग के आवंटन के बारे में। दूसरा है उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन करों के शुद्ध आगमों का जो है केंद्र और राज्य के मध्य क्या होता है विभाजन। और फिर लिखा है भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड 1 के जो है के परंतु में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए क्या है आर्टिकल 275 के अधीन राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में जो है राज्यों को संदत्त की जाने वाली धनराशि। फिर राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत और नगर पालिका के संसाधनों के अनुपूर्ति के लिए किस राज्य की जो है आपकी संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक जो है अध्युपाय। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे यह केंद्र और राज्य के वर्तमान वित्त व्यवस्था हो गए, घाटे हो गए, ऋण स्तर हो गए, आपके नकदी शेष, राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रयासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा की सिफारिश करेगा। फिर लिखा ये आयोग जो है अपनी सिफारिशें देने के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का क्या करता है प्रयोग करता है। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक लागू होंगी। तो यहाँ लिखा है भारत के वित्त आयोग। तो पहला वित्त आयोग 1951 में है गाइस, उसकी अध्यक्षता KC न्योगी ने की थी। ठीक है, और गाइस आगे देख लीजिएगा आप इसमें समय अवधि। और इसमें दूसरा लिखा है 1956 में के संथानम की अध्यक्षता में, तीसरा 1960 में AK चंदा की जो है अध्यक्षता में है। गाइस आगे बढ़ते हैं, ये आप देखिएगा। 14वां आपका YB रेड्डी के अध्यक्षता में 2012 में बना है और 15वां जो है आपका 2017 में NK सिंह की अध्यक्षता में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक हम देख चुके हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे राजस्व के स्रोत की। लिखा है संविधान के जो 18वां संशोधन अधिनियम 2020 जिसे कि 1 अप्रैल 1996 से लागू किया गया था के अनुसार जो आर्टिकल 268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों एवं करों तथा अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर और शुल्क पर संबंधित
अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य से लागू किए गए उपकर के अतिरिक्त क्या केंद्रीय सूची में दिए गए सभी प्रकार के करों को भारत सरकार द्वारा ही लागू और संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, लिखा है और इसे केंद्र और राज्य के मध्य क्या है उसी विधि से वितरित किया जाएगा जिस विधि से निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं। फिर लिखा है 2015 से 20 की अवधि के लिए केंद्र और राज्य के मध्य वितरण की विधि 14वें वित्त आयोग की संस्तुति पर विचार के पश्चात जो है जारी राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित कर दी गई है। फिर लिखा है केंद्रीय कर जो है राजस्व के मुख्य स्रोत वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निगम आयकर पर होता है। गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से ब्याज से होने वाली जो प्राप्तियां हैं, लाभांश है, लाभ है, जुर्माने हैं, प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन, नियामकी शुल्क हो गए, लाइसेंस शुल्क हो गए, सार्वजनिक रूप से प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं पर उनके शुल्क से होने वाली जो प्राप्तियां हैं वो होती हैं गैर राजस्व में। तो जैसे यहाँ लिखा है सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देयताएं। तो लिखा है भारत के सार्वजनिक ऋण को केंद्र सरकार की देयताएं की 3 श्रेणियां हैं। एक लिखा है भारत सरकार के आंतरिक ऋण की प्रमुख अंश निश्चित अवधि और निश्चित दर वाले सरकारी पत्रों का होता है जिसका निर्माण जो है आपका नीलामियों के माध्यम से होता है। फिर लिखा है विदेशी ऋण विदेशी सरकार तथा बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण का क्या है सूचक है और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से सीधे ऋण नहीं लेती है। विदेशी मुद्रा में उधार लेने की इसकी प्रक्रिया बहुपक्षीय एजेंसियों तथा द्विपक्षीय स्रोतों के माध्यम से पूरी होती है और आधिकारिक विकास सहयोग यानी कि ODA का हिस्सा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे एक बार देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखा है अन्य देयताएं सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसमें क्या है सरकार की ब्याज प्राप्त करने वाली अन्य बाध्यताएं होती हैं, जैसे डाकघर बजट जमा हो गया, लघु बजट योजनाओं के अंतर्गत जमा हो गया, डाकघर नकद प्रमाण पत्र के माध्यम से लिए गए ऋण हो गए, भविष्य निधि तथा कुछ अन्य निश्चित जमाएं हो गई। अब लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के लोक ऋण का प्रबंधन करता है और क्या है उसके लिए बैंकर का काम करता है। ठीक है, आगे एक बार हम पीछे चलते हैं, जो हम एक बॉक्स छोड़ के आए हैं उसे देखते हैं। लिखा है धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो गैस ये देखिए दोनों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं मनी बिल। ठीक है, बट ये उसमें थोड़ा सा अंतर होता है गैस। ठीक है, धन और वित्त विधेयक में इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 310(1) के अनुसार धन विधेयक का ऐसा विधेयक है जो निम्नलिखित विषयों में किसी एक से संबंधित होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं धन विधेयक की। तो लिखा है किसी कर का आरोपण पर उत्साह परिहार बदलना जो है विनिमय करना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय करना और प्रत्याभूत करना। ठीक है, भारत सरकार संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा और क्या है उसमें धन डालना और उसमें से निकालना। फिर किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना, भारत की संचित निधि के या भारत के लोक लेखा के तहत धन प्राप्त करना, ऐसे धन की अभिरक्षा या क्या है निकासी और संघ और राज्य के हिसाब का लेखा परीक्षण करना। फिर उपबंध क से च तक के जो उल्लिखित विषयों में से किसी के अनुषंगिक किसी विषय का उपबंध करना। अब लिखा है धन विधेयक वह विधेयक है जो आर्टिकल 110(1) में उल्लिखित विषय से किसी रूप से संबंधित है, जबकि वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लिखित किसी विषय के साथ साथ अन्य विषय से भी संबंधित रहता है और जिसमें क्या है जिसमें संचित निधि के व्यय जो होते हैं संबंधित उपबंध होते हैं। लिखा है जो वस्तुतः धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर केवल तकनीकी प्रकार का है। तदनुसार सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, केवल ऐसे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिसमें केवल आर्टिकल 110 में उल्लिखित मामले का उपबंध हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में क्या प्रमाणित किया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास अब लिखा है सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम। लिखा है 7 प्रमुख कार्यक्रमों यथा सार्वजनिक अभियान हो गया, मिड डे मील योजना होगी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया, समेकित बाल विकास योजना होगी, स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गई,
100 स्मार्ट शहरों को क्या है उच्च प्राथमिकता जारी है। तो कैसे हल्का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी। डीबीटी भारत सरकार द्वारा 2013 में प्रारंभ किया गया एक क्या है मुख्य सुधार पहल था और यह विभिन्न सरकारी नगद अंतरण के लाभ हेतु व्यापक दृष्टि और निर्देश देता है। ठीक है, डीबीटी के आदेश को व्यापक बनाया गया और इसका जो विस्तार कर व्यक्तिगत लाभार्थियों को नगद लाभ अंतरण के अवयव वाले सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को इसके अंतर्गत लाया गया है। तो डीबीटी के क्षेत्र का पुनः विस्तार कर इसे लाभार्थियों के नगद अंतरण तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा जैसी सरकारी जो योजनाओं के विभिन्न अवयवों को दिए जाने वाले अंतरणों और मानदेयों और लाभार्थियों को वस्तु हस्तांतरण को भी इसमें शामिल किया गया है। तो डीबीटी पहल जैसी योजना पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली में सार्वजनिक वितरण और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में उत्साहजनक परिणाम का प्रदर्शन किया है। फिर लिखा है अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु योजनाएं गाइस। तो यहाँ पे लिखा है कि जो वित्तीय वर्ष 2005 से 2006 से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं संबंधी अलग विवरण जो है बजट दस्तावेज में शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 2011-12 में ये विवरण केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाओं से संबंधित अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना के अंतर्गत योजना यानी कि प्लान स्कीम पर केंद्रित है। तो इसमें क्या है वर्षवार वर्तमान वर्ष का बजट अनुमान होता है। तो वैसे यहाँ पे लिखा है विदेशी मुद्रा की बात करते हैं। 24 जुलाई 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित आंकड़े निम्न हैं। तो वैसे क्या लिखा है यहाँ पे तो 2016-17 की बात देखिए, बिलियन डॉलर में बात कर रहे हैं तो 2016-17 में 370 है, फिर 17-18 में आपका 424 है, देन आपका 18-19 में थोड़ा सा कम हो गया 421 हो गया, 19-20 में गाइस कितना है आपका 477 बढ़ गया, आपका 20-21 में तो और बढ़ गया गाइस 577 हो गया और 9 जुलाई 2021 को ये हो गया 611.9 बिलियन डॉलर। ठीक है, आगे लिखा है अवसंरचना वित्त पोषण। तो लिखा है निवेश की आवश्यकता और भौतिक अवसंरचनाओं में निवेश हेतु जन संसाधनों की समिति उपलब्धता को देखते हुए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अवसंरचना में निवेश बढ़ाने हेतु माध्यमों की तलाश आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में अवसंरचना व दीर्घावधि निवेश जुटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। पहला इसमें लिखा है बैंक वित्त पोषण यानी कि बैंक अवसंरचना वित्त पोषण के मुख्य स्रोत रहे हैं RBI 5/25 योजना टेक आउट वित्त पोषण सहित अवसंरचनाओं के लिए अग्रिमों के दिशा निर्देश में संशोधन कर रहा है। फिर है संस्थागत वित्त। तो गाइस यहाँ लिखा है अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने में उत्प्रेरक की भूमिका के निर्वहन के लिए विशिष्ट आदेश के साथ सरकार ने भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड की स्थापना की है। तो ये है IIFCL। तो IIFCL दीर्घावधिक ऋण और बैंक और वित्त संस्थाओं को उनके द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्वित्त के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजना को निधि प्रदान करता है और जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी रूप में होती है। फिर यहाँ लिखा है अवसंरचना जो ऋण कोष है गाइस, यहाँ पे है IDF की बात हो रही है। तो गाइस यहाँ लिखा है IDF भारत सरकार की परिचालन संपत्ति के लिए परियोजना ऋण का बैंक से जो है निश्चित आय बाजार में स्थानांतरण में सहायता हेतु अवसंरचना परियोजना में दीर्घावधिक ऋण के प्रवाह को बढ़ाने और तीव्र करने के उद्देश्य से अवसंरचना ऋण कोष की अवधारणा को जन्म दिया। फिर लिखा है आपका गाइस यहाँ लिखा है रियल एस्टेट निवेश न्यास यानी कि रिट और फिर लिखा है अवसंरचना निवेश न्यास यानी कि इनविट्स। तो यहाँ पे है ये न्यास जो है आधारित ढांचा है जो प्रभावी कर छूट और बेहतर प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से प्रतिफल बढ़ाते हैं और इनविट्स और रिट्स हेतु दिशा निर्देश नियामक सेबी द्वारा 2014 में अधिसूचित किया गया। गाइस यहाँ लिखा है नेक्स्ट जो है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है वित्तीय स्थिरता बनाए रखने अंतर नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाने हेतु तंत्र की मजबूती और संस्थानीकरण के उद्देश्यों से शीर्ष स्तर पर फोरम के रूप में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना 2010 में की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ क्या लिखा है हमारे पास, तो लिखा है यह परिषद अन्य बातों
के साथ बड़ी वित्तीय कंपनियों के संगठन के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के वृहद विवेकशील पर्यवेक्षण को मॉनिटर करती है और वित्तीय साक्षरता वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे का समाधान करता है। लिखा है वित्तीय स्थिरता बोर्ड तो कमजोरियों के समाधान और वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत नियामक पर्यवेक्षकीय और अन्य नीतियों के क्रियान्वयन और विकास हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरणों मानक स्थापित करने वाले निकायों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का को साथ लाकर वर्ष 2009 में G20 के तत्वाधान के वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना की गई है। भारत FSB का एक सक्रिय सदस्य है और पूर्ण अधिवेशन में इसके 3 सदस्य हैं। तो कैसे यहाँ लिखा है सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो ये होता है आपका PPP मॉडल। तो PPP अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण की कमी को पूरा करता है और सृजित परिसंपत्तियों के रखरखाव और संचालन हेतु प्रभावी लागत वाली नई प्रौद्योगिकी लाकर प्रस्ताव के लिए लंबी अवधि का मूल्य जो है प्राप्त करता है। भारत ने उच्च प्राथमिकता वाली सार्वजनिक सुविधाओं और अवसंरचनाओं की डिलीवरी हेतु योजनाबद्ध तरीके से PPP कार्यक्रम लागू किया तथा पिछले दशक में संभवतः विश्व के सबसे बड़े PPP कार्यक्रमों में से एक विकसित किया है। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के PPP प्रकोष्ठ द्वारा सभी PPP को क्या है केंद्रीकृत समन्वय प्रदान किया जाता है। तो G20 की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है G20 की स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के मंच के रूप में यह मानकर की गई थी कि वैश्विक आर्थिक महत्व विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं की ओर व्यापक रूप से स्थानांतरित हो रही हैं। विश्व के आर्थिक समन्वय के रूप में G8 की लगातार घटती हुई भूमिका और आर्थिक प्रशासन पर वैश्विक बातचीत में उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्था के बढ़ते वर्चस्व के कारण क्या है 1999 में G8 के स्थान पर G20 आ गया। तो G20 को वास्तविक प्रमुखता 2008 में मिली है। 2007 से 8 में वैश्विक आर्थिक संकट जो आया था गाइस तो का प्रभावी रूप से उत्तर देते हुए उसे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मंच की बजाय राष्ट्राध्यक्ष के मंच का रूप दिया गया। फिर लिखा है सार्क विकसित कोष यानी कि यहाँ लिखा है सार्क विकसित कोष की जो स्थापना है 2008 में सार्क देशों द्वारा क्षेत्रों में लोगों के जीवन यापन में सुधार और आर्थिक वृद्धि तेज करने और सामाजिक प्रगति और गरीबी उन्मूलन हेतु की गई थी। तो लिखा है आपका यहाँ लिखा है SDF में परियोजना की फंडिंग 3 प्रमुख क्षेत्रों यानी कि सार्वजनिक आर्थिक और संरचना के अंतर्गत की जानी है। तो जैसे हम बात करते हैं ब्रिक्स की तो ब्रिक्स जो है राष्ट्र दक्षिण सहयोग के क्या है 5 प्रमुख स्तंभ हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित नवीन विकास बैंक ने मार्च 2017 में मध्य प्रदेश में मुख्य जिला सड़क परियोजना के वित्त पोषण हेतु जो है ऋण अनुबंध हस्ताक्षरित कर भारत में अपनी पहली छाप छोड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है 100 अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी के साथ ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था यानी कि आपकी हो गई CRA के रूप में कल्पित विनिमय का ढांचा किसी सदस्य राष्ट्र को अल्पावधि के लिए क्या है नकदी समर्थन की जरूरत होने की स्थिति में क्या परिचालित होता है। आगे लिखा है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क की हम बात करेंगे तो सार्क एक क्या है क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब होती है 1985 में ढाका में हुई है। ढाका किसकी राजधानी है इसे बताइएगा। इसका उद्देश्य क्या है दक्षिण एशिया में आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के। और इसके सदस्य देशों में कौन है अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका शामिल है। तो इसका सचिवालय कहाँ काठमांडू में है। काठमांडू जो है आपकी राजधानी है नेपाल की। लघु अवधि के जो विदेशी ऋणों की ज़रूरतों को पूरा करने और दीर्घ अवधि के लिए जो है व्यवस्था होने तक अथवा लघु अवधि में ही मुद्दे के समाधान हो जाने तक भुगतान शेष के संकटों के समाधान की राह प्रदान करने के इरादे से सार्क देशों के बीच मुद्रा की जो है अदला बदली की व्यवस्था की गई थी। तो इस सुविधा के अंतर्गत सार्क के प्रत्येक सदस्य यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड क्या श्रीलंका के लिए RBI उनके 2 महीने की आयात जरूरतों पर निर्भर और क्या है अमेरिकी डॉलर, यूरो और भारतीय रुपए में कुल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं हो। फिर लिखा है विभिन्न आकार की मुद्राओं की अदला बदली प्रदान
करता है और अभी तक भूटान, श्रीलंका, मालदीव द्वारा इस सुविधा का लाभ लिया गया है। अब लिखा है द्विपक्षीय सहयोग की बात करते हैं, तो लिखा है आर्थिक मामलों के विभाग का द्विपक्षीय सहयोग जो है आपका डिवीज़न G8 देश यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, रूसी फेडरेशन हो गया, आपका यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता से संबंधित डील करता है। और ये जो डिवीज़न विकासशील देशों के लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार से संबंधित कार्य को भी क्या है डील करता है। आगे लिखा है गाइस यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो ये लिखा है भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना सहयोगी स्थायी जो है मौद्रिक ढांचा के विकास हेतु की गई थी। तो वर्तमान में 188 देश जो है IMF के सदस्य है और स्थापना के बाद से ही इसमें इसके उद्देश्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, परंतु इसके परिचालन में जिसमें निगरानी, वित्तीय तकनीकी सहायता शामिल है, विकसित हो रहे विश्व अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से जो है विकास हुआ है, ठीक है। IMF के शासक मंडल में एक गवर्नर और क्या है प्रत्येक सदस्य देशों से एक वैकल्पिक गवर्नर होता है और भारत के लिए जो है वित्त मंत्री IMF के शासक मंडल हेतु पदेन क्या है गवर्नर है। और IMF में भारत के क्षेत्र के 3 अन्य देश यानी कि गाइस एक है बांग्लादेश, फिर दूसरा है भूटान और श्रीलंका है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भारत के वैकल्पिक क्या है गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है केंद्रीय बजट। तो वैसे यहाँ पे एक बार हम केंद्रीय बजट देखते हैं 2021-22 का। तो यहाँ लिखा है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जो है अंतरण है। तो वैसे यहाँ पे 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22 का दे रखा है संशोधित अनुमान है और बजट अनुमान दे रखे हैं 2020-21, 2020-21, 21-22 के। तो वैसे यहाँ पे क्या है आपका लाख करोड़ में दे रखा है, तो 11.95 लाख करोड़ है आपका यहाँ पे, और यहाँ 11 पॉइंट क्या है 45 लाख करोड़ है, 13.14 लाख करोड़, 13.89 लाख करोड़ है। फिर लिखा है कि केंद्र सरकार का व्यय, इसमें लिखा है कुल जोड़। तो वैसे यहाँ लिखा है प्रमुख मुद्दे लिखे हैं और यहाँ पे लिखा है व्यय करोड़ रुपए में, ठीक है। तो एक आप देख सकते हैं पेंशन, फिर रक्षा है और फिर प्रमुख जो है सब्सिडी है गाइस, ये सब्सिडी लिखा है खाद सब्सिडी, उर्वरक और यह पेट्रोलियम सब्सिडी, ठीक है। तो आप उसके आगे लिखा है कृषि और संबद्ध कार्यकलाप, ठीक है। फिर है वाणिज्यिक उद्योग लिखा है यहाँ पे, पूर्वोत्तर का विकास है, शिक्षा है, ऊर्जा है, विदेश मामले, वित्त और स्वास्थ्य है, इन सबका लिख रखा है। तो गैस इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च हुआ है मतलब किसके लिए है, वो है आपका किसके लिए, रक्षा में हुआ है 3,47,088 करोड़ रुपये, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सब्सिडीज़ है उसका नंबर आता है, और थर्ड नंबर पे गैस किसका आता है, जो हम पेंशन देते हैं वो। तो इसमें लिखा है प्रमुख मुद्दे और व्यय, यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं गैस। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे तो उधर ही ओके गाइस, यहाँ पे एक थोड़ा सा गाइस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस में ये है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन भी है, इसमें लिखा है ग्रह है, ब्याज है, IT संरचना है, योजना, सांख्यिकी, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक विभाग, सामाजिक कल्याण है, कर प्रशासन है, राज्यों को अंतरण है, परिवहन है, संघ राज्य क्षेत्र शहरी विकास, ये सारे हैं। तो गाइस इसमें आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा पैसा अब यहाँ पे देखिए इसमें किसमें दिया जा रहा है, ब्याज के लिए दिया जा रहा है। और सेकंड नंबर पे आपका आता है क्या गाइस, यहाँ पे आता है आपका रक्षा, ठीक है। सेकंड नंबर पे रक्षा, फर्स्ट नंबर पे ब्याज है, सेकंड नंबर पे रक्षा है, उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा राज्य को अंतरण मिल जाएगा, परिवहन मिल जाएगा, तो गाइस यहाँ पे पेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ प्रमुख सब्सिडी है, तो ये सब बड़े बड़े खर्चे हैं गाइस। आगे चलते हैं हम यहाँ पे और क्या क्या लिखा है यहाँ पे गाइस, प्रमुख योजनाओं पे परिव्यय लिख रखा है 2020-21, 21-22। तो इसमें है 2020-21 का संशोधित अनुमान है और 2021-22 का बजट अनुमान है। तो दोस्तों ये देखिए कौन कौन सी योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी कार्यक्रम है आपका, तो ये है आपका करोड़ रुपए में, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें कितने कितने हैं आपके 73,000 है आपका महात्मा गांधी मनरेगा में गाइस, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपका है 65,000 है, और इसमें लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जल जीवन मिशन है आपका, और स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण है, राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका शहरी
जीवन अभियान, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। गैस यहाँ पे हम देख लेते हैं बजट का सार 2021-22 का। यहाँ पे लिखा है रुपए आते हैं और रुपए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है इस यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका है वो है उधार तथा अन्य देताओं में कितना है आपका 36% है। सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना, यहाँ पे जो आपका माल और सेवा कर है, ठीक है। यहाँ ये सारे क्या है प्राप्तियाँ हैं गाइस, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका ये है, और थर्ड नंबर पे जो आता है वो आपका है गाइस क्या आयकर है, यानी कि इनकम टैक्स है। और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ लिखा है निगम कर 13% है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है आपका 8% है। आपका कर भिन्न राजस्व जो है 6% है, और सीमा शुल्क 3% है। आइए रुपये जो जाते हैं यानी कि जो व्यय है उसका देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है गाइस, यहाँ पे जो लिखा है 20%, यानी कि ब्याज भुगतान करते हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि 20% में। फिर आता है आपका कर तथा शुल्कों में राज्य का हिस्सा हो गया आपका। फिर है आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हो गई आपकी, जो कि आपका 13% है। उसके बाद 10% में गाइस एक आता है अन्य व्यय और वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण 10% है। फिर आपका केंद्रीय प्रायोजित जो स्कीम्स होती हैं और सब्सिडी 9%, और उसके बाद रक्षा 8%, और पेंशन जो है आपका 5% पे आता है। तो दोस्तों इस पार्ट को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो, तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई सजेशन हो, कुछ आपको अपनी तरफ से कहना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा गाइस। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। जो मेरा चैनल है वो है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों यहीं से आपसे लेते हैं, आप यहीं पे करते हैं जो वीडियो है, वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जो अब है जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा पार्ट 2, इसी का आएगा वित्त का ही जो है अब हमारा पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस बुक को कंप्लीट करने में, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सितंबर एंड तक ये बुक कंप्लीट हो जाए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। तो इसकी चिंता मत करिएगा, इस मेरी कोशिश पूरी है जो सितंबर एंड तक इसको मैं कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के संग इसी के। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।